प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब किसी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। और इसी तरीके से उन पिछले जो आर्टिकल्स हैं उनको यूज करते हुए आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक इस टॉपिक के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो इसी आर्टिकल पर आधारित हैं। और आप अपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब बटन दबा करके और फिर बेल आइकन दबा करके ये सुनिश्चित कर लें कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल A, B, C, D, and it is placed in magnetic field like this. This is the magnetic field. Suppose this is the north pole, you can say here, and this is the south pole. This is the south pole of the magnet with the help of which we have applied here the magnetic field. This is the south pole, and the magnetic field, you know, the direction is taken from north to south. This is the magnetic field, and electric current I is flowing through this coil like this. I is the suppose. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी फाउंडेशन तैयार करनी होगी। जो कुछ इसमें कह रखा है वो सारे पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए आप क्या लिखेंगे। इस तरह से आप शुरुआत करेंगे। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन। अब जो इसके बारे में जानकारियां हैं इसके अलावा वो भी लिख दीजिए। लेट एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। इस कॉइल में जो टर्न लिपटी हुई हैं वो है एन है। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। और ये देखिए, इस कॉइल की जो लेंथ है वो एल है और ब्रेड्थ जो है वो बी है। आप ये भी लिख दीजिएगा। लेट एल एंड बी आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कॉइल रेस्पेक्टिवली। इस कॉइल की लेंथ एंड ब्रेड्थ आप कह सकते हैं ए बी एल है और बी सी जो है वो बी है। एक और बात हम कह देते हैं कि आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये भी लिख देंगे। आई इज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस कॉइल। एक और पॉइंट जो आप देख रहे हैं, B इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड एज शोन। B क्या है यहां पर? ये है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से जो भी गिवन चीज़ें हैं वो निकाल दीजिए। तो एक तरह से फाउंडेशन है जो इस आर्टिकल के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं सारी बातें एक एक करके। पिछले आर्टिकल्स को यूज करके हम लोग चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि ये एक साइड है हमारे पास ए बी, जिसमें से बाकी चीज़ों को अभी आप मत देखें, मत ध्यान में रखें। आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके पास एक साइड है ए बी जिसमें से आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो इस साइड पर कितना फोर्स एक्ट होगा
जो पिछले वीडियो में आपने देखा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी वहां समझा रहा है, किससे निकालते हैं हम डायरेक्शन? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, कितना करेगा और किस दिशा में करेगा, वो देखते हैं। चलिए, ये सब कुछ लिखने के बाद हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स आया है, इट इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होता है और हम अच्छी तरह से हैं, बी आई एल। एल लेंथ है, आई करंट है और एल ये है। अगर एक टर्न होती, एक ही सिंगल वायर होता, लेकिन यहां पर कितनी टर्न है? एन, तो हम इसे एन से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ये तो हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड ए बी। अब किस डायरेक्शन में होगा वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। अपना लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से खींच लीजिए कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। और फिर फोर फिंगर को देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर रहे हैं। और ये देखिए, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ, तो हम अंगूठा की तरफ चला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चली गई है, ये करंट की तरफ, और जो थंब है दैट विल पॉइंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और कितना कर रहा है? एन बी आई एल, इतना ही तो है। ये तो हुआ ए बी साइड के ऊपर बेटे। अब हम सी डी साइड के ऊपर और देख लेते हैं, इस साइड पर कितना फोर्स एक्ट करता है। सी डी साइड पर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड सी डी, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड सी डी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए बेटे, ये कितना होगा? ये भी उतना ही होगा, एन बी आई एल। क्यों? क्योंकि इसकी भी तो लेंथ एल है। करंट तो इसमें से भी आई फ्लो कर रहा है, लेकिन इसमें करंट ऊपर की तरफ था, इसमें करंट नीचे की तरफ है, इस तरह से है। तो अब देखिए यहाँ पर हम जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की तरफ, और हमारा जो इरेक्ट थंब है इट विल पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज दिस एन बी आई एल। ये फोर्स हो गया। चलिए इसी तरीके से बेटे हम लोग यहाँ पर भी फोर्स एक्टिंग ऑन साइड बी सी पर भी देखेंगे। तो ये देखिए, सपोज कीजिए किसी भी समय इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट इधर हो गया, ये करंट की डायरेक्शन है, और इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर देते, कॉइल इस तरह से है, तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ। और एडी पर फोर्स किधर एक्ट करेगा? ये नीचे की तरफ हो रहा है। और इन दोनों फोर्सेज की जो कि इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके, एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। जैसे एक बॉडी पर अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हों, जैसे एक फोर्स इधर खींच रहा हो इस बॉडी को और एक इधर खींच रहा हो, और दोनों इक्वल हों एंड अपोजिट हों, इधर और इधर, तो क्या होगी? ये बॉडी, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, और इस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं होगा इन दोनों फोर्सेस का। क्यों? दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये देखिए, इसकी और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी साइड एंड ए डी साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन. So there is no contribution of these two forces on BC and AD in moment of this body. यानी इस बॉडी को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाने पर इन फोर्सेज का कोई योगदान नहीं है. इसलिए हम इन दोनों फोर्सेज की यहाँ पर अब बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. अब जो बात महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि देखिए, ए बी साइड पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर कर रहा है? NBIL परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन. किधर कर रहा है? फोर्स एक्टिंग साइड ए बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन.
वार्ड डायरेक्शन। ये देखिए, ये नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है, डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन साइड सी डी इन परपेंडिकुलरली अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड डायरेक्शन। ये देखिए बेटे, ये दोनों। अब यहां से देखिए कि एक ही बॉडी पर अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स देखिए इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग हों और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हों तो क्या होगा? तो फिर तो ये कॉइल क्या करेगी? ये घूम जाएगी। देखिए, एक फोर्स इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, क्या हो रहा है? इसमें मोमेंट होगा, ये बॉडी पर टॉर्क एक्ट करेगा, मोमेंट होगा ना। और इन फोर्सेस की वजह से बॉडी पर जो मोमेंट होता है उसे ही तो टॉर्क कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, पहले हम इनका जिक्र कर दिया इन दोनों साइड्स का कि भाई इन पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें इसके मोमेंट पर, इसको रोटेट करने में कोई योगदान नहीं है। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन साइड सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे एक्ट इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे कंस्टिट्यूट ए कपल। इस तरह के फोर्सेज को हम कपल कहते हैं, जो इक्वल एंड अपोजिट हों और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हों, तो ये कपल हो गए। एंड मोमेंट ऑफ द कपल इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ द कपल क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ कपल। कपल उन फोर्सेज को ही कहते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इज कॉल्ड टॉर्क। ये देखिए, उसे ही हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क, और यही बात मैं यहां कर रहा हूं आइदर फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो बराबर ही हैं, तो आइदर फोर्स आप कर सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हम बताएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वो है। और टॉर्क को हम हमेशा टाउ से लिखते हैं। और ये देखिए, फोर्स कितना है बेटे? यहाँ पर कोई सा भी फोर्स ले लीजिए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, एन बी आई एल। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देखिए बेटे, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये हमारी साइड BC है, ये वाली साइड, क्योंकि ये कॉइल तो अलग अलग एंगल्स पर इस तरह से घूमेगी, रोटेट करेगी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये कॉइल की पोजीशन है और इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है NBIL, और इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है अभी अभी आपने देखा वहां पर, ये ऊपर की तरफ है NBIL। अब यहां से देखिए, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ये हुई ना। और मान लो किसी समय ये एंगल कितना बना रहा है, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अभी आपने वहां देखा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये प्लेन जो है, कॉइल का प्लेन थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए, कोस थीटा किसके बराबर होगा बेटे? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मान लो मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b हो गया, तो x कितना हो गया बेटे यहाँ पे? b कोस थीटा, यानी कि ये जो x है, यानी कि ये जो साइड है b कोस थीटा, ये क्या है? इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b कोस थीटा। ये तब है जब ये जो हमारी कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर ये आ जाएगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? b कोस थीटा। ये देखिए, b कोस थीटा। और इस केस में आप एक और बात जानते हैं यहीं से कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये क्या है भाई? ये रेक्टेंगुलर है ना, ये दिस इज फॉर स्पेशल केस रेक्टेंगुलर कॉइल, तो यहां पर L इंटू बी क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू A इज द एरिया ऑफ कॉइल। ये हमारी इस कॉइल का एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई ना चौड़ाई, तो ये हो गया। यानी L इंटू बी जहां है, ये देखिए यहाँ पर जहां L इंटू बी है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास आ गया NBIA कोस थीटा। ये देखिए, और ये टॉर्क का हमारा फार्मूला आ गया।
दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं एक और बात आपको यहां बताना चाहूंगा, जो कई बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, यहां साइन थीटा भी आ रहा है, लेकिन वहां पर ये एंगल की जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास, मैं उस केस की भी बात यहां कर देना चाहूंगा। ये देखिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है NBI, ये देखिए L, ये फोर्स वही चीज़ है, मैं एंगल की सिचुएशन बदल देना चाहता हूं यहां पर NBIL। यहां पर आप देखिए, अगर हम एंगल ये ले लेते हैं यहां पर, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये एंगल ले लें, दिस इज द एंगल, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ, और ये थीटा ले लिया हमने। इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आप वो देखिए क्या है। नाउ दिस इज दी B साइन थीटा, क्या लिखोगे, ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में, इधर ये एंगल ये वाला लिया है हमने, और जब ये एंगल हम लेते हैं तो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, B साइन थीटा हो जाएगी। और जब यहां पर हम B साइन थीटा लिखेंगे तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा NBIA साइन थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमने B साइन थीटा लिखा है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये एंगल, ये साइन थीटा आएगा या कोस थीटा आएगा, डिपेंड करता है कि ये जो थीटा आपने लिया है वो कौन सा लिया है। अगर ये थीटा आपने लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, और वो साइन के साथ हो जाए 90 माइनस 30 क्या होता है, कोस 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू साइन 30। यानी कि इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, एक एक्सप्रेशन आ गया है जो हम निकालना चाह रहे थे। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, दिस इक्वेशन गिव्स द टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट करता है, ये उसका फार्मूला आ गया है। ये चीज़ आ गई है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं जो एक बात यहाँ आपको बताने चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो आप हम सबको पता भी होना चाहिए कि स्पेशली कब कितना फोर्स एक्ट करता है। यानी ये देखिए, जिस पर कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर पहला ही केस मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इफ़ थीटा इज टेकन 0 डिग्री, यानी कि ये जो क्वाइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा यानी कि 0 डिग्री बना रही है, उस केस में ये कितना हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, और cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, इक्वेशन 1 बिकम्स, आप खुद देखिए यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं NBIA। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। एंड आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की हो सकती है, मैक्सिमम टॉर्क हो गया है, और इस टॉर्क को जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लगाएं ताकि उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करे। प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल क्यों महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकली आगे चल के देखना कि जितनी भी हमारी मोटर हैं, जनरेटर्स हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, उन सब पर जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो उसमें एक टॉर्क एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो घूमने लगती है, वो रोटेट करने लगती है। ये टॉर्क है, और टॉर्क आप जानते ही हैं, फोर्स का स्थान रोटेशनल मोशन में टॉर्क लेता है, और उसका ये है वो फार्मूला। अभी मैं जो बात कर रहा था कि जब थीटा 0 होगा तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए। अब कोई कहे कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम यही कहेंगे कि दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल
इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये आगे चल के ये जर्नल दूसरी जो हमारी कॉइल्स हैं किसी भी शेप के हैं उसको भी हम जर्नलाइज कर लेंगे, जर्नलाइज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या दैट मैग्नेटिक फील्ड विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यही कारण है प्यारे बच्चों कि जितने भी हमारे जो जनरेटर हैं या हमारे मोटर्स वगैरह हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें जो मैग्नेट्स लेते हैं वो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लिए जाते हैं, इस टाइप के मैग्नेट लिए जाते हैं। वो इसलिए लेते हैं ताकि जब भी कॉइल किसी भी, यहाँ तो देखिए एक बार ही 0 डिग्री बनेगा एंगल, ऐसे रोटेट करके आएगी तो, और अगर हम इनको ऐसे यू शेप में ले लें दोनों साइड से, तो कॉइल चाहे कहीं पर भी घूमे वहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बना रहेगा, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर या उस कॉइल के ऊपर जो है हमेशा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता रहेगा। ये देखिए जिस भी साइड से अगर हमारी कॉइल घूमेगी, क्योंकि कैसे है मैग्नेट हमारे यू शेप में है ऐसे, अब उसके बीच में कॉइल घूमेगी तो हर जगह वो 0 डिग्री बन रहा होगा, या यूं कहिए कि उस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। और यही तो हम चाहते हैं कि वो जो भी कॉइल है वो बहुत तेज़ी से घूमे। ये पंखे चलते हैं, मोटर चलती है, ये क्या है? इस टॉर्क की वजह से ही तो होता है। और यहाँ पर ये भी हमें पता चल गया, आजकल आपने देखा होगा मोटर में बहुत ज़्यादा वायर्स, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, किस लिए? ताकि उस पर टॉर्क ज़्यादा एक्ट करे। टॉर्क नंबर ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, और करंट पे तो कर ही रहा है। जितना ज़्यादा हम लोग करंट पास करेंगे उतनी ही तेज़ी से पंखा घूमने लगता है, मोटर घूमने लगती है, क्योंकि ज़्यादा टॉर्क एक्ट कर रहा होता है। और एरिया पर भी, जो बड़ी मोटर होती हैं उनमें एरिया ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी उस पर टॉर्क एक्ट करता है। और हमें ये भी पता चल गया कि वाई दी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स आर टेकन इन गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर एक्सेट्रा। तो उसका कारण यही है, टू प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये बात हो गई बेटे। अब कोई पूछे भाई कब 0 मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, यानी कि अगर हमें डिफरेंट एंगल्स दे दिए जाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर थीटा को हम 90 डिग्री ले लें, तो हम सभी जानते हैं कि कोस थीटा यानी कि कोस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या देगी? दिस इक्वेशन गिव्स हियर द टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 90 कितना होता है? 0। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप टॉर्क अगर दूसरे कोई एंगल्स दिए हुए हों न्यूमेरिकल्स में, देखिए इसके जस्ट बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप उस एंगल की वैल्यू रख देंगे 0, 90 या कोई भी केस हो, बट यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज दिस। अगर क्वेश्चन कोई बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करोगे। और अगर कोई क्वेश्चन उस पर घुमा करके पूछते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर द टॉर्क डिपेंड्स, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और एरिया, ये दे देंगे। और अगर इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दें, एन की, बी की, आई की और ए की, और एंगल दे दें, और फिर टॉर्क का फार्मूला निकलवाएं, तो भी आप देते हैं। और टॉर्क का फार्मूला तो बेटे आप जानते ही हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट्स भी आपको याद होनी चाहिए, न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है टॉर्क? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस की तो मीटर होगी और फोर्स की क्या होगी? टॉर्क होगी। तो इस तरीके से, और इसकी जो डायरेक्शन है वह भी हमने देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से, हम जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उस हिसाब से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो चलिए ये तो हुई बात हमारी, इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। ये मेरा वादा आपसे है कि फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, फिजिक्स आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और हमारा और आपका साथ भी आगे तक बना रहेगा। ये भी करें कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कमेंट्स में बॉक्स में जाकर के आप मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी बात, अगर ये चीज़ समझ में आती है, कोई भी आपके हमारे लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी बातें हैं तो अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। और बेटे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अगले आने वाले वीडियोज़ अच्छे ना लगे, आपके फिजिक्स आपका इंटरेस्ट ना बनने लगे, तो क्या देर लगती है? ठीक है ना? तो लेकिन कांटेक्ट बनाए रखने के लिए बेल आइकॉन और ये चीज़ आपकी दबी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं आपने कितना सीखा है। मैंने कहा था कि वो फार्मूले आप याद रख लें, याद रख लिया होगा। अब हम
बहुत ही उसी फार्मूले पर आधारित ये एक न्यूमेरिकल आप करें अपनी नोटबुक में। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप वीडियो ऑन करें तो अपनी नोटबुक और पेन जो है लेकर के बैठें। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और सीखने के लिए आदमी को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को रोक करके और अपना इस न्यूमेरिकल को आप करें। तरीका बहुत ही आसान मैंने पहले बताया। सबसे पहले अपनी थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करने लगें। न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ जाएं। जब पहली बार स्टेटमेंट पढ़ें तो कुछ भी मत करें, सीधा बस उसको पढ़ते चले जाएं और उसके बाद फिर जो भी इसमें गिवन है वो लिखते चलिए। ये देखिए नेक्स्ट जब रीडिंग करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन 100 टर्न्स। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर कॉइल में जो टर्न्स हैं वो कितनी है, 100। हमने भी लिख दिया है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, आप खुद देखिए, और 40 सेंटीमीटर है। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 40 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए और कोशिश करो उनको ऐसा ही सिस्टम में बदल दें। अब चलिए देखते हैं ब्रेड्थ कितनी है। तो यहाँ पर ब्रेड्थ भी आपको दे रखी है और ये है 20 सेंटीमीटर। ये देखिए कोई भी जब थ्योरी क्लियर होती है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती नहीं। ये देखिए अगर सिस्टम से पेशेंस के साथ आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये देखिए ये ब्रेड्थ है। कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसका मतलब जो आई है वो भी मैं लिख देता हूँ, वो है 10 एम्पियर। चलिए एंड व्हेन दे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, यहाँ थोड़ा सा सोचना, मैंने आर्टिकल में को डिस्कस करते समय वीडियो में आपको बताया था कि ये एंगल किसके साथ बना रहा है। ये देखिए थीटा विद दी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है हमारा 60 डिग्री और ये किसके साथ एंगल बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है और वो मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। अब आपको ये देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले जैसे ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी तो एकदम आपके दिमाग में फार्मूला आ जाएगा। और चलिए फिर आप लिखेंगे वी नो। हम एक बात जानते हैं अच्छी तरीके से, सॉल्यूशन कर रहे थे यहाँ पे, कि जो एक्सप्रेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई NBIA कोस थीटा। मैंने कोस के साथ लिया है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल एंगल बना रही है ये, अदरवाइज साइन थीटा भी होता वो दूसरी बात थी। यहाँ पर देखिए अब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सारी रख दीजिए। n कितना है बेटे, n इज 100। चलिए मैं भी लिख देता हूँ 100, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 5 टेस्ला, चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, 5 लिख दिया है। I कितना है 10, तो इसको भी 10 लिख देते हैं। ये देखिए ये 10। एरिया कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखी है, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ है ये देखिए 40 इंटू 20 इंटू, ये देख लीजिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो ये दोनों पावर करके -4 हो जाएगा। और उस केस में आप ये देखिए 2 ये है हमारे पास, 3 और ये कैंसिल होकर के सिर्फ 200 न्यूटन मीटर ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल है उसको बहुत अच्छी तरीके से बेटे कर सकते हो। बस ध्यान किस चीज़ को रखना है, आपको फार्मूले को रखना है। वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, फार्मूला कब और कौन कौन सी जो वेरिएबल्स हैं उनका कन्वर्जन भी आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट से कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से करें और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करें। और साथ में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्पेशल हमारा जो वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, लेकिन वो फिलहाल हम आपको कुछ बेसिक बातें, कुछ थोड़ी सी आप लोग तैयारी शुरू कर दें वो कर रहे हैं। और थोड़ी ही नेक्स्ट जो वीडियोज़ हमारे आने वाले हैं वो आपके लिए कंपटीशन के लिए, वहाँ हम कुछ शॉर्टकट्स लेंगे कि जल्दी हम अपना समय कैसे, यह मैंने आपको डिटेल बताई है कि किस तरह से किसी न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करें, एक तरीका बताया है। बट आपको आगे किस तरह से हम इनको जल्दी जल्दी कर दें ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें समय बचाना होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए वो आप करें। और इतना करने के लिए
बहुत पढ़ने के लिए। कई बच्चों ने सही न्यूमेरिकल किया होगा, उनके दिमाग में सही फार्मूला आ गया होगा। तो मैं आपका इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चाहूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी पर आधारित हमारा है आइडिया रहेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।